पर गुजर प्रहलाद गुंजल और सचिन पायलट के दौरे के बाद तो न भाया कमजोर है, न भाजपा कमजोर है, नरेश मीणा का केवल शोर है। पीढ़ी में उसकी पेट में वोट कहां से अलाओगे? उसके कारण राजपूत वोट भाया के खिलाफ जाएगा। भाया के खिलाफ में आरएसएस का सारा वोट जाएगा। वोट जब देता है तो जातिवाद को देख के देता है। भीड़ का तो वो भीड़ किस जाति की थी नहीं। आम ज्यादा लोकप्रिय तो है, पर भीड़ के वोट किसको मिलते हैं? 4 लाख आदमी लेके इंडिया गेट पे बैठता था। आम आदमी पार्टी का तो कहीं 5% वोट भी नहीं है, और मेरा वोट तो वो भाजपा का वोट है, तो नुकसान तो भाजपा भी करेगा। अशोक गहलोत, आप कैसी अजीब बात करते हो? मैं सबको जानता हूँ इनकी हैसियत और औकात। आज की तारीख में अशोक गहलोत कांग्रेस में 0 स्टेज पर है। अधिकांश यादव तो जाएगा इंडिया में, चाहे सचिन पायलट जाए, चाहे हरीश चौधरी जाए, जाते ही नहीं। इसका क्या असर पड़ेगा ये मैं नहीं जानता। जब कोई पार्टी जीत जाती है तो 25 से भी सीट बने ना। भारतीय जनता पार्टी के पीछे सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रीय स्वयं संघ है। सनातन को मानने वाले नहीं है, राम के भक्त नहीं है। यहाँ घर घर में गट गट में राम, हनुमान और श्री कृष्ण और महावीर स्वामी व्याप्त है। ड्राइवरों के अंदर भय होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। आज हमारे खास मेहमान है चंद्रराज सिंघवी। चंद्रराज सिंघवी जी राजनीति के चाणक्य और इनकी कही हुई एक एक बात जो सटीक साबित होती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व राज्य मंत्री चंद्रराज सिंघवी जी हमारे साथ है। तबीयत वगैरह कैसी है? बहुत तगड़ी है। और अब सिंघवी जी, राजस्थान और या देश की बात करें तो 2 बड़े मुद्दे चल रहे हैं, एक अंता इलेक्शन और एक बिहार इलेक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंता इलेक्शन की, अपने राजस्थान की। तो अंता इलेक्शन को लेकर सिंघवी जी की क्या है, वो कैसे देखते हैं सिंघवी जी? देखने की जरूरत ही नहीं है। जातिवादी संघर्ष का अजीबोगरीब करिश्मा अंता चुनाव में है। जीत का दावा तीनों कर रहे हैं, पर कोई दावे से नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा। जातिवाद और सांप्रदायवाद सभी इसमें महत्वपूर्ण है। एक गलती हुई है भाजपा से कि मेघवाल को विड्रॉ करा दिया। इससे भाई को मदद मिल गई। शिलुकास के वोट तो कांग्रेस के वोट है, उधर जाएंगे ही जाएंगे। जातिवादी समीकरण में विभाजन है। नरेश मीणा के साथ में 90% नहीं तो 70% मीणा जरूर जाएंगे। और गुजर वो कितना भी चिल्ला ले, पर गुजर प्रहलाद गुंजल और सचिन पायलट के दौरे के बाद मैं नहीं मानता कि इसको मिल पाएंगे, नरेश को मिल पाएंगे। मुसलमान मिलेंगे नहीं, वो कांग्रेस में जाता है। बच्ची जो अपर क्लास है वो भाजपा की है, तो सब उधर जाने वाली है। तो न भाया कमजोर है, न भाजपा कमजोर है, नरेश मीणा का केवल शोर है। अच्छा, नरेश मीणा का सिर्फ शोर है क्या? आप बताइए कौन सा वोट आएगा? अच्छा आदमी है, होशियार आदमी है, लड़ने वाला आदमी है, साहसी आदमी है। युवा पीढ़ी में उसकी पेट में वोट कहां से अलाओगे? ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ जातिवादी समीकरण पर ही चुनाव होते हैं। भाजपा के पास तो पहले वोट नहीं थे, उस लुकास को विड्रॉ करा दिया। भाजपा तो इसका वोट मिल गए, मुसलमानों के वोट मिल गए, और वैसे समाज भी इस बार एकत्रित हो गए, भाई की मदद करेगा। भाजपा के पास राजपूतों के वोट है। जुंजार सिंह का जो पुत्र था, जुंजार सिंह मेरे साथ अटैच रहे हैं, मेरे साथ उनका पुत्र था, नाम भूल जाए तो क्या है, डेथ हो गई जिसकी। हाँ, अच्छा आदमी था वो। उसके कारण राजपूत वोट भाया के खिलाफ जाएगा। भाया के खिलाफ में आरएसएस का सारा वोट जाएगा। भाया के खिलाफ में युवा पीढ़ी के भी काफी वोट जाएंगे। भाया के खिलाफ में उसन्ना के प्रभाव के वोट जाएंगे। अब कितनी ईमानदारी के साथ लोग भाया का विरोध करते हैं ये मैं नहीं जानता, मैं कह भी नहीं सकता, क्यों? ये बड़ा अजीबोगरीब चुनाव है। टक्कर तो पार्टियों में होगी, कांग्रेस और भाजपा में भयंकर टक्कर होगी। कमजोर कोई को नहीं मानता मैं इच्छा मेरी है कि भाजपा जीते। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, सबसे वरिष्ठ आदमी हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि भाजपा जीते। लेकिन आप अगर हम देखें ना, नरेश मीणा के साथ भी कई लोग हैं। सोशल मीडिया पे आप देखो, नरेश मीणा के साथ भीड़ है। और अभी
पीछे ही आज की मैं एक फुटेज देख रहा था मुंडला गांव की, वहां पे नरेश मीणा को ऊंट पे बैठा के हजारों युवा आप एक बात नहीं समझ रहे हो। वोट जब देता है तो जातिवाद को देख के देता है। भीड़ का तो वो भीड़ किस जाति की थी नहीं। हाँ, आम ज्यादा लोकप्रिय तो है, पर भीड़ के वोट किसको मिलते हैं? क्या भीड़ जाति मुक्त है? उस भीड़ का एनालिसिस करो तो उसमें वही जातियाँ, कुछ मीणा होंगे, कुछ गुजर होंगे, कुछ राजपूत होंगे, कुछ बनी होंगे, कुछ ब्राह्मण होंगे, कुछ ठाकुर होंगे। इनका समिश्रण ही तो भीड़ है। भीड़ एकत्रित नहीं है, भीड़ एक जाति की नहीं है। यंग आदमी है, उसकी थपकी ठोकना चाहिए। मैं भाजपा का होते हुए भी नरेश का विरोध इसलिए नहीं करता कि मेहनत कर रहा है, यंग जनरेशन का आदमी है। 50 साल 60 साल हो गए मुझे राजनीति करते हुए, ऐसे कई होते हैं। मैंने दिल्ली का महेंद्र सिंह टिकैत का नाटक देखा हुआ हूँ। 4-4 लाख आदमी लेके इंडिया गेट पे बैठता था, 7-7 दिन भूखे रहते थे लोग। चुनाव हुआ तो एक वोट नहीं आया, एक एमएलए नहीं आया। इससे कुछ होता नहीं है। हाँ, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वर्कर है, हनुमान बेनीवाल है, राजेंद्र गुड़ा है, ये लोग कर रहे हैं इसकी मदद, पर वो अपनी अपनी जाति के कितने वोटों को ट्रांसफर कर पाएंगे ये तो आप ही नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकता। आम आदमी पार्टी ने भी है वो नरेश मीणा का समर्थन दे दिया नरेश मीणा को, तो उससे भी फर्क पड़ सकता है क्या नरेश मीणा? आम आदमी पार्टी है कहाँ, आप बताओ मुझे। आम आदमी पार्टी का तो कहीं 5% वोट भी नहीं है। ये इलाका, झालावाड़ इलाका भाजपा का गढ़ रहा है। वसुंधरा का प्रभाव नहीं है क्या? उसका ही प्रभाव है, वो भी काम कर रही है। सबसे बड़ा भाई के पक्ष पर वातावरण बना है वो गुजरों का बना है। इसलिए ये बड़ी ईमानदारी के साथ प्रहलाद गुंजल और सचिन पायलट भाई की मदद कर रहे हैं। हाँ, प्रहलाद गुंजल ने एक पोस्ट करके बता दिया, पढ़ लिया मैंने कि चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। इन बातों से आप लड़ो, मैं लड़ो। वोट तो जातिवाद, अगर भारत में जातिवाद नहीं होता तो कई बुद्धिजीवी जीत के आ जाते हैं। आप बताइए क्या जाट इलाके में नॉन जाट जीतता है कोई? बता दो उदाहरण। राजपूत इलाके में नॉन राजपूत जीतता ही नहीं है। हाँ, नहीं जीतता। और जिन जातियों का बहुमत नहीं है वो जीतते ही नहीं है। ये सब जातिवादी संघर्ष के बहुमत का खेल है। इसलिए मेरी नज़र के अंदर भाया और भाजपा में जबरदस्त टक्कर होने वाली है। जिन जातियों की वोट नरेश मीणा तोड़ेगा उनमें मीणा का ज़्यादा वोट है, और मीणा वोट तो बहुमत भाजपा का वोट है, तो नुकसान तो भाजपा भी करेगा। थोड़े बहुत गुजरों के वोट लाने से नुकसान कांग्रेस का भी होगा। मगर मैं इस चुनाव का रिजल्ट की घोषणा करना बुद्धिमानी नहीं मानता। अजीबोगरीब और विचित्र चुनाव है। आप अभी कह रहे हो ना कि भैया जातियों का जब बहुमत नहीं होता तो विधायक भी नहीं बनता है, लेकिन एक आदमी है जो सीएम बन के चुका है 3 बार। कौन? अशोक गहलोत। आप कैसी अजीब बात करते हो? वो एक विधानसभा क्षेत्र का नेता है, वहां मालियों का बहुमत है। जिस मंडोर क्षेत्र से अशोक जीतता है, अशोक कोई बुद्धि से थोड़ी जीतता है, कट्टर जातिवाद से जीतता है। मालियों का पूर्ण बहुमत वो आ जाता है, और जीतने के बाद वो ताम दाम दंड भेद का प्रयोग करता है। सोनिया के परिवार का 30 साल वफादार रह करके अंत में उनकी पीठ में खंजर भी भोंकता है। मैं अशोक गहलोत को ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं देता कि उसका अपना कुछ है ही नहीं। वो मेहरबानी से आया, मेहरबानी हो गई। परशुराम हरियाणा चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, अपना टिकट उसने अशोक के गले में डाल दिया और वो जीत पे जी गया। उसके बाद जो खेल हुआ वो उस तरह भाग्य और उसकी बुद्धि का हुआ है। सोनिया गांधी को पसंद किया। मैं भी कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी था, मैं मध्य प्रदेश का प्रभारी था। अशोक गहलोत के परम मित्र दिग्विजय सिंह मेरे अंडर में थे 5 साल तक। मैं सबको जानता हूँ, इनकी हैसियत और औकात, इसलिए मैं ज़्यादा किसी की आलोचना भी नहीं करता और प्रशंसा भी नहीं करता। आज की तारीख में अशोक गहलोत कांग्रेस में 0 स्टेज पर है, क्योंकि 30 साल तक सोनिया का और अहमद पटेल का लाभ उठाकर अंत में सोनिया की अवज्ञा करके इसने अपने आप को कृतज्ञ साबित कर दिया। इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका अशोक गहलोत को माफ नहीं करेंगे। है कोई चर्चा करने लायक? एकमात्र किरोड़ीलाल मीणा चर्चा करने लायक है, चर्चा करने योग्य है, वफादार है, निश्चयी आदमी है, कृतज्ञ आदमी है, अपनी जाति का भी वफादार है, अपने समाज का भी वफादार है, पूरी युवा पीढ़ी का वफादार है, हर चीज़ में संघर्ष करता है,
अन्याय के विरुद्ध लड़ता है, अत्याचारियों का दुश्मन है, वो एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, ईमानदारी प्रतीक है। वो चल रहा था, भाया भाया खूब खाया, तब मैं कहता था भाया भाया खूब खाया, पर एक आदमी ईमानदार ऐसा भी आया, वो ईमानदार आदमी जिसने नहीं खाया वो है किरोड़ीलाल मीणा। तो पर कई लोग है वो इन पे इल्जाम लगाते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा ने जितने छापेमारी की है, जितना जहां जहां पे गए हैं, उनको आज तक नहीं पकड़ा गया है, उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं सब हुई। पर कार्रवाई हुई है, सबकी फैक्ट्रियां बंद है, सबके ताले लगे। 2-4 बार के साबित करता है कोई आदमी अपनी ईमानदारी, तो वो उस पर तो न्याय करना ही पड़ेगा ना। एक कहावत है, अंग्रेजी में एक कहावत है, 100 अन्याय वाले छूट जाए तो छूट जाए, एक न्यायविद आदमी की सजा नहीं होनी चाहिए। छूट जाते तो छूट जाते हैं। किरोड़ीलाल जी क्या करेंगे? कोई आदमी साबित करता है कि मेरे पास तो लाइसेंस है, मैंने मिसरेंट किया ही नहीं, तो उसको मार देंगे क्या? हर आदमी को मारने और हत्या करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हैं न्याय पर, उसके ऊपर उनके उदाहरण पर, उनकी गवाहियों पर, उनके सबूतों पर। ऐसा ही किरोड़ीलाल करता है, वो तो एक प्रकार से न्यायालय का प्रतीक है। और हम बात करते हैं अब थोड़ा सा राजस्थान के बाहर भी हम जाते हैं और बात करते हैं बिहार इलेक्शन की। तो बिहार इलेक्शन में अभी का जो समीकरण है उसको सिंघवी जी कैसे देखते हैं? टक्कर है, लेकिन एनडीए जीत जाएगी। एनडीए सीट निकाल। मैं तो बिहार का प्रभारी रहा हूँ साहब, ऑल इंडिया। मैं भारतीय जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव था। हम और केसी त्यागी दोनों शरद यादव के लेफ्ट एंड राइट थे। मैं नीतीश कुमार को जानता हूँ। अब अगर भाजपा वहाँ जीतती है तो एनडीए को क्रेडिट है, अब नीतीश को क्रेडिट नहीं है। लाभ उसका नीतीश ने उठाया, कोई उठा मैं नहीं जानता। तेजस्वी का नाम इसलिए है कि वो एक बड़े बाप का बेटा है जो अपने वहाँ की राजनीति का प्रखर योद्धा रहा है। पर मैं नहीं मानता कि एनडीए को हराने के लिए इंडिया सक्षम होगी। 100% भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा, पर बहुत कम मार्जिन से बनेगा। टक्कर जबरदस्त होगी, इसमें दो राय नहीं है। पर कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। ताकत है ही नहीं। सचिन पायलट, हरीश चौधरी, अशोक गहलोत, आप किनकी बात जितने कर भी बड़े नेता आप सारे किनकी जा रहे हैं। कौन सा बड़ा नेता? हरीश बड़ा नेता है क्या? क्या सचिन राजेश पायलट की बड़े बाप का छोटा बेटा है। क्या कर लेगा? कितने गुजर है बिहार में? क्या कर लेगा? कहाँ है जातिवाद? का है बिहार में? मेन जातियां यादव, मुसलमान और कुर्मी। इसमें कुर्मी आएगा नीतीश के साथ, मुसलमान जाएगा कांग्रेस के साथ। और देशभक्त भाजपा और यादव, अधिकांश यादव तो जाएगा इंडिया में, लेकिन बहुत बड़े यादव का एक तबका इसमें भी आएगा। बाकी सब जातियां एक तरफ है ना। ब्राह्मण बहुत है, ब्राह्मण बामन ठाकुर बनिए वैश्य सारे आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी 65% जीतने के चांस पे है। 35% इंडिया जीत सकता है और 50% लोगों की नज़र में टक्कर है। मैं किसी को अपवाद मानता ही नहीं। ये तो चुनाव है, आप देखिए, मगर चुनाव में आप देखिए उनका कोई रोल नहीं है। चाहे सचिन पायलट जाए, चाहे हरीश चौधरी जाए, जाते ही नहीं। किसको भेज दीजिए आप, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वह ब्राह्मण भी एक बड़ी कौम है, उसका फर्क पड़ेगा, वो तो भाजपा में। वैसे समाज दिखता नहीं है, तेली समाज बहुत बड़ा है। सीताराम केसी उसी का प्रोडक्ट था, वो सारा का सारा भाजपा में जाएगा। नीतीश कुमार का सारा कुर्मी भाजपा में जाएगा। तो भाजपा को मैं कमजोर नहीं मानता। लेकिन आपको लगता है कि जो मोकामा में एक आपको पता होगा हादसा हुआ है, बीजेपी के एक प्रत्याशी ने अपने साथी प्रत्याशी के ऊपर हमला कर दिया, उसकी वजह से क्या पता एनडीए को और लोकल एरिया में पड़ जाता है ऐसी घटनाओं का असर। आज मान लीजिए कोई एक घटना होती, कोई जाति विरोधी घटना हो तो पूरी जाति पर असर करता है। व्यक्तियों के आपसी संघर्ष और व्यक्ति विरोधी घटनाओं का व्यक्ति के पास और उसके आसपास से क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में फर्क पड़ता है। तो वहां के 2-4 सीटों में भी अगर फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो बाजी आएगा। अगर जीतेगी, जो ही पार्टी जीतेगी कम से कम 25, 30, 40 सीटों के मार्जिन से जीतेगी। इतना नेक टू नेक कंटेस्ट जातिवाद के हिसाब से नहीं है, व्यक्तियों के हिसाब से हो सकता है। नीतीश ने भी अपना साम्राज्य चलाया है, बहुत लोगों को बनाया है, बहुतों को बिगाड़ा, सब काम किया है। नीतीश का पक्ष और विपक्ष, इसका क्या असर पड़ेगा ये मैं नहीं जानता। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम की धाक पूरे देश में है। तो देशभक्त तबका है, जो राष्ट्रभक्त तबका है, जो देश को मानता है, जो देश की सेना का सम्मान करता है,
युवा पीढ़ी का आदमी है, जिसे हिंदुस्तान और हिंदुत्व का है, वो हिंदुत्व का तबका वो सारा का सारा भाजपा में जाएगा, क्योंकि वहाँ का एकीकृत मुसलमान कांग्रेस में जाएगा, उतनी प्रतिक्रिया में एकीकृत हिंदू भाजपा में जाएगा। तो इस बार अब की बार नीतीश कुमार का तो नाम नहीं आ रहा है कि भैया आप सीएम की लिस्ट में हो। छोटी बात, जब कोई पार्टी जीत जाती है तो 25 से भी चीफ मिनिस्टर बने ना, नाम आने से क्या होता, बन जाते हैं, जिसको हाईकमान चाहता है उसको बढ़ा देता है। ये तो इस दोनों पार्टियों के अंदर लोकतंत्र के ऊपर व्यक्तिवादी अधिनायकवाद है, इस तरह हो रहा है। फिर भारतीय जनता पार्टी के पीछे सबसे बड़ी ताकत राष्ट्रीय संघ है, इससे बड़ी तो वर्ल्ड में कोई संस्था नहीं है, इससे बड़ी देशभक्त कोई संस्था नहीं है, इससे बड़े राष्ट्रभक्त लोग कहीं भी नहीं है, हिंदुत्व के प्रचारक नहीं है, सनातन को मानने वाले नहीं है, राम के भक्त नहीं है। यहाँ घर घर में गट गट में राम, हनुमान और श्री कृष्ण और महावीर स्वामी व्याप्त है। वो सारा का सारा समाज, हिंदुत्व का समाज, सनातन का समाज भारतीय जनता पार्टी में अपनी ताकत पे नहीं, राष्ट्रीय सहयोग संघ के त्याग, तपस्या और 100 वर्ष के त्याग का परिणाम है। वहाँ पर मोहन भागवत और भैया जी जोशी जैसे मजबूत आरएसएस के नेता हैं, उनके कारण आरएसएस मजबूत है, और आरएसएस वन साइडेड भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इससे जीतेगी तो भारतीय जनता पार्टी। और अगर हम बात करें सिंघवी जी सड़क हादसों की, राजस्थान में सड़क हादसों पे बहुत हो रहा है। अभी भागरोटा में हादसा हुआ, और आज ही की बात करें तो फलोदी में हादसा हो गया, आज हरमाड़ा में भी एक सड़क, बढ़िया सड़कें मिली, ड्राइवरों के दिमाग खराब हो गए, द्रुत गति से चलते हैं, बिना देखे चलते हैं, तो ड्राइवरों की गलती, सड़क क्या करेगी? आप बताइए, सड़क का क्या दोष है? सड़क में अगर सड़क की त्रुटि के कारण, सड़क के टूट फूट के कारण होता तो मैं सड़क को अपराध दिखाता, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को जिम्मेदार है ही नहीं, ड्राइवरों की गलती है। सामने खड़ी है ट्रक और ले जाके बच्चे लगा दिया, मर गए, तो आप क्या करोगे? कोई कुछ नहीं कर सकता। सड़कों का दोष नहीं है, चलाने का दोष है। लोगों में भय नहीं है, ड्राइवरों के अंदर भय होना चाहिए कि मैं अति करूँगा तो उससे जो ड्राइवरों को गलत ड्राइविंग की सजा मिलनी चाहिए, उनके दिमाग को दुरुस्त करना चाहिए। सड़क का दोष तो नहीं मानता, सड़क खराब तब होती है जब सड़क में कोई खड्डा होता, कोई खड्डे में धस के कोई गाड़ी पड़े, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। जो हुआ सब एक्सीडेंट है, आप क्या करोगे इसके अंदर? तो इस बात का है कि भजन लाल जी को इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि मुझे किरोड़ीलाल जी मीणा के कार्य पर गर्व है, जैसी घोषणा शिवराज सिंह ने कही कि इस देश के अंदर लोगों को किरोड़ीलाल से सीखना चाहिए, और किरोड़ीलाल के कार्यों से सब्जेक्ट लेकर के, शिक्षा लेकर के पूरे देश के लोगों को फायदा हुआ है। उनके कार्यकलापों से, उनके संघर्षशीलता से पूरे देश को लाभ हुआ है, इसलिए उसका उदाहरण दिया जाएगा। ये शिवराज सिंह चौहान के स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। अब लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जी ने कह दिया कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मुक्त कर दो मुझे। जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात आई, जब एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि अब मंत्रिमंडल में आप अपना पद कहाँ देखते हो, तो वो कह रहे थे कि युवाओं को मौका दे देना चाहिए, मुझे तो मुक्त करने देना चाहिए। मुक्त कोई किसी को नहीं करता, मुक्त समय करता है। किरोड़ीलाल जी को आप कहिए, मेरे परम मित्र हैं, कि आपके हाथ में मुक्त होना नहीं है। मुक्त आदमी कर्मों से होता है, क्रियाकलाप। आपका कर्म और क्रियाकलाप और मूवमेंट अभी मुक्ति के लायक नहीं है, मुक्ति के लायक भी नहीं है, अभी तो शक्ति के लायक है और सत्ता के लायक है।